ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस बिंदु की बात करेंगे अपने पाठ्यक्रम में बीए फाइनल ईयर में एक पाठ्यपुस्तक चलती है जिसका शीर्षक है आपके निबंध संग्रह। निबंध संग्रह आपके सेकंड पेपर में ये पाठ्यपुस्तक चलती है जिसमें 6 अध्याय अपने लिए गए हैं। 6 निबंध इससे निबंध संग्रह नाम से जो अपनी पाठ्यपुस्तक है इसमें शामिल किए गए हैं। पहला अपना जो इसमें अध्याय है जिसका शीर्षक है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। काफ़ी बड़ा इसका शीर्षक है और इसके आपके जो लेखक है वो है बालकृष्ण भट्ट। लेखक बालकृष्ण भट्ट। देखिए, बालकृष्ण भट्ट आपके भारतेंदु युग के भारतेंदु मंडली के प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं जिन्होंने भारतेंदु के साथ कार्य किया था। 3-4 नाम इसमें काफ़ी प्रसिद्ध आते हैं आपके बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये ऐसे नाम है जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ मिलकर साहित्यिक की हर विधा पर जो है वो अपना अलग अलग जो प्रस्तुतियाँ, अलग अलग रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की है। सबसे पहले अपनी बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट के जन्म से संबंधित। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो आपके हुआ था 1844 में इलाहाबाद में। में इलाहाबाद में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु हुई थी 1914 में। बालकृष्ण भट्ट ने एक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका थी जिसके ये संपादक थे। वो साहित्यिक पत्रिका थी आपके हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसके माध्यम से इन्होंने अपने समकालीन जो अन्य जो गद्यकार साहित्यकार है उनकी रचनाओं को, उनके निबंधों को भी जो है इस साहित्यिक पत्रिका में जो है वो छापने का कार्य बालकृष्ण भट्ट ने किया है। बालकृष्ण भट्ट की जो निबंध है वो विशेषकर सबसे पहले हम बता सकते हैं कि इन्होंने हमारे समाज की जो बुराइयां हैं उनको रेखांकित करने का कार्य किया है। इसीलिए इनके निबंध विशेषताओं में हम सबसे पहले बता सकते हैं कि सामाजिक विषयों पर आधारित इन्होंने निबंध लिखे हैं। दूसरा, इन्होंने जो मुद्दा अपने निबंधों के माध्यम से उठाया था वो उठाया था राष्ट्रीय विचारधारा, क्योंकि उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था और भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा उनकी मित्र मंडली में जितने भी लेखक थे सभी ने जो है वो अंग्रेज शासन की जो कमजोरियां थी, अंग्रेज शासन के जनता पर हो रहे जो अत्याचार थे उनका खुलकर विरोध किया और उस खुलकर विरोध करने वाला रूप उनकी साहित्यिक जो पत्रिका हिंदी प्रदीप है उसमें देखने को मिलता है। और विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपने जो निबंध प्रस्तुत किए हैं उनमें भी हम अंग्रेजी शासन के अत्याचारों की जो झांकी है, एक झलक है, वो हम देख सकते हैं। तीसरा, इन्होंने जो अपने निबंधों का जो मुद्दा बनाया, अपने निबंधों का जो विषय बनाया वो था राजनीतिक। तात्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उनका रूप भी जो है उनके निबंधों में देखने को मिलता है। मूल रूप से उनके निबंधों को 2 तरीकों में, 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला, हमें सामाजिक राष्ट्रीय विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा, सांस्कृतिक विचारधारा, धर्म संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दे, और इसके अलावा दूसरे उन्होंने कुछ निबंध अपने शारीरिक अंगों को लेकर लिखे हैं। जैसे उनके निबंधों की शीर्षक भी है नाक, कान, मुख, आँख। ये इनके ऐसे निबंध हैं जिन्होंने हमारे शरीर के माध्यम से मनुष्य की जो मनोवृत्ति है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, उसको बालकृष्ण भट्ट ने निबंधों के माध्यम से जो है उजागर किया है। ये बताने का कार्य किया है कि हमारा शरीर हमें विभिन्न प्रकार के जो कार्य है वो करने के लिए प्रेरित करता है, विभिन्न प्रकार की
बातें हम बिना किसी से सीखे, बिना किसी के द्वारा सिखाए हुए भी अपने शरीर से भी ग्रहण कर सकते, सीख सकते हैं। इन छोटे छोटे बिंदुओं को, छोटी छोटी बातों को आधार बनाकर बालकृष्ण भट्ट ने जो है अपने निबंधों को विस्तृत रूप में जो है वो लाने का कार्य किया है। अब जैसे इनके निबंध कला की जो बातें हैं, इनके निबंधों की जो विशेषताएं हैं, उनकी प्रशंसा के रूप में, उनकी आलोचना के रूप में अगर बात करें तो आपके नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट के निबंधों की समीक्षा करते हुए कहा है कि जिस तरीके से हम अंग्रेजी के विद्वानों के निबंधों का अध्ययन करते हैं तो उनमें हमें बालकृष्ण भट्ट की छवि देखने को मिलती है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट ने जो है अपने निबंधों में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। यहाँ आपको बता दें कि बालकृष्ण भट्ट 3 भाषाओं के विद्वान थे। कितनी भाषाओं के? 3 भाषाओं के विद्वान थे। कौन कौन सी? पहली अपनी सबसे पहली जो भाषा है संस्कृत, दूसरी हिंदी और तीसरी अंग्रेजी। ये जो 3 भाषाएं हैं, इन 3 भाषाओं की अच्छी जानकारी बालकृष्ण भट्ट को थी। यही कारण है कि उनके हिंदी निबंधों में संस्कृत, अंग्रेजी के शब्द भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आम बोलचाल की जो शब्दावली है, जिनको हम देशज शब्द कहते हैं, उनका भी इन्होंने बहुतायत प्रयोग किया है। और अपनी भाषा में रोचकता लाने के लिए, अपने निबंधों में रोचकता लाने के लिए बालकृष्ण भट्ट ने जो है लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी किया है। यही कारण है कि भाषा की दृष्टि से बालकृष्ण भट्ट की जो बातें हैं उनमें विविधता देख सकते हैं। और ये विविधता केवल भाषा में नहीं बल्कि उनके वर्ण विषय में भी हम विविधता देख सकते हैं। उन्होंने विभिन्न मुद्दों को उठाया है अपनी निबंधों के माध्यम से। विभिन्न जो बातें हैं, विभिन्न जो विषय है, उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से उठाने का कार्य किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी समीक्षा करते हुए कहा है कि जब बालकृष्ण भट्ट के निबंध पढ़ते हैं तो हमें उनमें विभिन्न बातें भाव पक्ष और कला पक्ष की जानने को मिलती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के जो निबंध है वो विविधताओं से युक्त है। हमारे देश की विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं, हमारे देश की जो बात हम बताते हैं कि अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता, वो वाला रूप बालकृष्ण भट्ट के निबंधों में देखने को मिलता है। इनके निबंधों की संख्या अगर हम बात करें तो सैकड़ों की संख्या में इन्होंने जो है वो निबंध लिखे हैं। सबसे अधिक बालकृष्ण भट्ट ने अगर किसी साहित्यिक विधा पर अपनी लेखनी चलाई है तो वो है आपके निबंध। अब थोड़ी सी चर्चा अपनी करते हैं कि ये निबंध कैसी रचना होती है, किससे कहते हैं। देखिए, ये निबंध जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। निधनबंध, मूल शब्द बंध है, वो नि है, इसमें उपसर्ग। नि का शाब्दिक अर्थ होता है नियम, भाव या फिर विचार, और बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ या फिर बांधना। अर्थात ऐसी रचना जो नियमों से बंधी हुई है उसे ही निबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा निबंध की ये दे सकते हैं कि किसी भी लेखक के द्वारा किसी भी विषय पर अपने भाव या विचार जब विभिन्न प्रकार से तथ्यों से बांधकर प्रस्तुत किए जाते हैं तो ऐसी रचना को निबंध के नाम से जाना जाता है या उसे निबंध कहते हैं। तो ये अपने बालकृष्ण भट्ट थे जिनकी बातें हमने कुछ सामान्य रूप से जानी कि सबसे अधिक इन्होंने निबंधों के बारे में लिखा। दूसरा, इनके निबंधों की जो विशेषताएं है उसमें विविधता देखने को मिलती है। इनकी भाषागत विशेषताओं की बात करें तो हिंदी, आपके संस्कृत और अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो भी इनके निबंधों में देखने को मिलते हैं। आम बोलचाल के जो शब्द, देशज शब्द है, उनको भी इन्होंने काम में लिया है। और निबंध कला की दृष्टि से विविधता जो है वो बालकृष्ण भट्ट के निबंधों में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि अपने पाठ्यक्रम में जो शामिल इनका जो निबंध है जिसका शीर्षक काफ़ी बड़ा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है।
इसके नाम से जैसे पता चल रहा है कि जो साहित्य है वो लोगों के हृदय का विकास करने वाला है। साहित्य लोगों के हृदय को विभिन्न प्रकार की जानकारी देने वाला है। साहित्य हमारे देश की जो विविधता है, हमारे देश की जो अनेकता है, उसकी बातें सिखाने का कार्य करता है। इस निबंध में अपनी सबसे पहली जो भाषा है वैदिकी संस्कृत, उससे लेकर फिर आम बोलचाल की जो भाषा आई लौकिक संस्कृत, उसके बाद में जो भाषा आई आपके प्राकृत, फिर प्राकृत का ही अन्य नाम या रूप एक माना जाता है जिसको स्वतंत्र भाषा के रूप में भी जाना जाता है पाली। और पाली के बाद में जो भाषा आई आपके अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में हिंदी पद्य, जिसके विविध रूप जैसे अवधी है, ब्रज है, आपके बिहारी, मगही, उन सब की। तो इस निबंध में क्या बताया कि सबसे पहले हमारे वैदिक काल का साहित्य कैसा था, वेद, पुराण, उपनिषद, उनमें कैसी बातें बताई गई थी। फिर इसमें यह बताया है कि आम बोलचाल की जो संस्कृत भाषा थी उसमें कैसा साहित्य रचा गया। फिर प्राकृत और पाली भाषा में जो आपके जैन और बौद्धों का जो साहित्य है, उस साहित्य की जो विशेषता थी, उस साहित्य ने लोगों का कैसे विकास किया, उनको क्या जानकारी दी, उससे संबंधित बातें इस निबंध में बताई गई है। फिर अपभ्रंश, ये एक मिश्रित भाषा थी जिसका शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ रूप। क्योंकि ये मिश्रित भाषा थी इसलिए अनेक भाषाओं के शब्द इसमें काम में लिए गए थे। इस भाषा में जो साहित्य लिखा गया 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक 300 वर्षों में, उसकी जानकारी भी जो है आपको इस निबंध में जो है वो संक्षिप्त रूप में दी गई है। फिर हिंदी पद्य में सबसे पहले आपके जैसे आदिकाल का जो साहित्य है, जिसमें दो साहित्यों की, दो काव्य ग्रंथों की इसमें बात हुई है। एक तो पृथ्वीराज रासो, जिसको बालकृष्ण भट्ट ने पृथ्वीराज राइसा कहा है। आपको याद रखना है पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है, पृथ्वीराज राइसा। इसके अलावा इन्होंने बाद के जो साहित्यकार हुए हैं आपके भक्ति काल में जैसे आपके सूरदास है, तुलसीदास है, उनके साहित्य की बातें भी जो है वो इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने बताई है। तो इस निबंध का जो विषय है वो ये है कि प्रारंभिक काल से आज तक मतलब ये निबंध जो प्रकाशित हुआ था, इसका प्रकाशन वर्ष है, ये भी याद रखना, 1881 कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये जो निबंध है कब प्रकाशित हुआ, ये प्रकाशित हुआ आपके 1881। तो ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक साहित्य संस्कृत साहित्य से लेकर आपके भक्ति काल तक का जो साहित्य है, उस साहित्य की क्या क्या विशेषताएं रही, किस तरीके से उसने जन सामान्य को प्रभावित किया, किस तरीके से उसने जन सामान्य को जो है विविध प्रकार की जानकारियां दी, विभिन्न प्रकार की बातें बताई। ये सभी बातें साहित्य जन समूह के हृदय का विकास से जो निबंध है, इसमें लेखक बालकृष्ण भट्ट ने जो है वो प्रतिपादित की है। संस्कृत से लेकर आपके हिंदी पद्य तक, पद्य का भी जो दूसरा काल आपका भक्ति काल है वहाँ तक, इसमें आपके रामायण, महाभारत, आपके वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, अपभ्रंश भाषा का साहित्य, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है उसमें क्या बात बताई थी, अमीर खुसरो जो अपने हिंदी का पहला जो है वो खड़ी बोली का कवि माना जाता है, उससे संबंधित साहित्य की आंशिक जानकारी, कबीर, सूर्य, इन सब का साहित्य जनता को कैसे प्रभावित करता है, ये सभी बातें संक्षिप्त रूप में साहित्य जन समूह का हृदय का विकास जो शीर्षक निबंध है, इस निबंध में उजागर करने का कार्य आपके बालकृष्ण भट्ट ने किया है। इसी निबंध में विस्तृत रूप से हम जो चर्चा करेंगे अपनी अगली कक्षा में कि ये निबंध किन किन विषयों को, किन किन विशेषताओं को रेखांकित करता है, इस निबंध के ऐसी कौन सी मूल मुख्य बातें हैं
जिनको लेकर बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को लोगों से जोड़ने का कार्य किया है और कौन कौन से अपने भारतीय साहित्य का उदाहरण दिया है। उन्होंने संस्कृत साहित्य में अपने जो कालिदास है उसका भी इस निबंध में उदाहरण दिया है। ये सभी बातें हम अपनी जो अगली कक्षा होगी उसमें जानेंगे। धन्यवाद।